Good morning, my dear students. First of all, I would like to welcome you in class 9th. I hope you all are fit and healthy. Now, I will introduce you with the books of social science. This is civics. This is geography. This one is economics. And last is history. In the previous class, we used to study history, geography and civics. This economics is being added this year. Now we'll start with the first chapter of civics. First chapter of civics is what is democracy and why democracy. First, we'll start with the definition of democracy. दिस इज जस्ट अ कन्वर्सेशन. आप ये अपने आप पढ़ लेना बेटे, बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. गेटिंग? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की एक फॉर्म है जिसमें रूलर्स, MP, MLAs, ऑल रूलर्स आर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल. हम उनके लिए वोट डालते हैं तब वो इलेक्ट होते हैं. ठीक है, कोई एग्जाम्स क्लियर करके वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बनते. दीज आर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल. आप वर्ड देख रहे हो, विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द बेसिक. दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थिंग जो मैंने अभी आपको समझाया. गो थ्रू विद दिस. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. नाउ विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. देखो, इन दिस पर्टिकुलर फीचर्स आपको ये सारे डेफिनेशंस ये जो है बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं. मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, लाइक सेकंड वन इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन. थर्ड, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट. ये आपने ना बेटे अच्छे से लर्न करने. दीज आर द फीचर्स. अब हम एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं. और आपने ये फीचर्स को पहले अपनी नोटबुक में, मैं आपको असाइनमेंट बाद में प्रोवाइड करूंगी. यू विल बी राइटिंग दोज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक. चलो, विल स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. फर्स्ट फीचर जो है मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स. अब इसमें हम किसकी बात करेंगे? देखो, पाकिस्तान की बात करेंगे. इट इज बीन रिटन पाकिस्तान की, कि इन पाकिस्तान General Pervez Musharraf lead a military coup in October 1999 and declared himself the chief executive of the country. वो लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था उसको. Later he changed his designation to president. उसके बाद वो क्या बन गया? प्रेसिडेंट बन गया. And in 2002 held a referendum in the country that granted हिम अ 5 year एक्सटेंशन. उसने एक रेफरेंडम पास किया जिसमें उसको 5 year का एक्सटेंशन भी मिल गया. फिर उसने क्या किया कि अगस्त में, देखो यहां लिखा है, अगस्त 2002 में ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर टू कंसोलिडेट हिज अथॉरिटी. उसने अपने आप को और पावरफुल बना लिया. He was finally authority. He got the final authority to take any major decision in Pakistan. देखो, now he was not an elected leader, पर वो फाइनल डिसीजन लेने की अथॉरिटी उसने अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज, रेफरेंडम पास करता रहा और अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया कि मेजर डिसीजंस वही लेता था. They formed an elected. Basically, Pakistan used to have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected, like Pervez Musharraf. अब इसमें देखो, परवेज मुशर्रफ वॉज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, पर उसने क्या किया? मिलिट्री के हेल्प से जो है पाकिस्तान पे रूल करना शुरू कर दिया और इतना पावरफुल हो गया कि जो उस टाइम पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पास पावर नहीं थी कि वो जितने भी मेजर डिसीजन हैं इकोनॉमी के, कंट्री के, वो ले सकें. सारे मेजर डिसीजन कौन लेता था? जनरल परवेज मुशर्रफ, जो मिलिट्री के थ्रू से बन गए थे. अब यहां देखो, लास्ट लाइन में आपको क्या इंडिकेट करता है? इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. बेसिक मेजर डिसीजन कौन लेगा इकोनॉमी में? वो लेगा जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है. तो इस बेसिस पे क्या पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री था? नहीं. नो. क्लियर है?
अब हमने ऐसे एग्जाम्पल पढ़ने हैं जिससे हमें ये हो जाएगा कि ये ऐसे सिचुएशन में क्या वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। देखो अब इसमें हमने देखा क्या, फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा था, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स लेंगे। तो यहाँ परवेज मुशर्रफ डिसीजन ले रहा था, क्या वो डेमोक्रेसी को सरवाइव कर रही थी पाकिस्तान में? नो। क्लियर। सेकेंड इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्शन क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होने चाहिए। इलेक्टोरल कंपटीशन क्या होते हैं बेटे? इलेक्शन के कंपटीशन। अब हम इसमें सबसे पहले कौन सी दो कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, एक चाइना है और दूसरी कौन है बेटे? मैक्सिको। अब हम चाइना के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और उसको क्या कहा जाता है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन द कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अभी देखो कितना मुश्किल है कि इलेक्शन से पहले लोगों को किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। Only those who are member of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties approved by this Communist Party can contest elections। वो elections लड़ेंगे जो इनसे permission लेंगे। The government is always formed by the Communist Party। हमेशा पार्टी कौन सी गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता है, कौन सी पार्टी फॉर्म करती है? कम्युनिस्ट। There is no free choice available to the voters। देखो बेटे अगर हम हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमेशा से यहाँ सिर्फ कांग्रेस ही रूल करेगी, जो भी जिसने भी इलेक्शंस लड़ने हैं वो कांग्रेस से ही परमिशन लेगी, तो क्या यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं? नहीं। आपने रियल चॉइस तो दी नहीं लोगों के लिए। रियल चॉइस देखो कब होती है? जब हमारे पास चॉइस अवेलेबल तो हो। हमारे पास अभी चॉइस अवेलेबल है, बीजेपी है, आम आदमी है, बहुत सारी पार्टीज है हमारे पास, मेंबर्स होते हैं हर पार्टी के हमारे स्टेट में, तो हम उसके लिए अपने वोट डालते हैं, तो हमारे पास चॉइस अवेलेबल। जब हमारे पास चॉइस ही अवेलेबल नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही है बस कि हमें इसे ही वोट डालना है या उसी के मेंबर्स को ही वोट डालना है, तो हमें रियल चॉइस मिलती ही नहीं है। तो ये इलेक्शन कैसे हुए? ये फ्री एंड फेयर नहीं हुए। अब हम बात करेंगे मैक्सिको की। फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 टिल 2000 तक जो क्या था, एवरी इलेक्शंस वाज वन बाय द पार्टी कॉल एज that is known as PRI, that is Institutional Revolutionary Party है ये। There was no way the ruling party could be defeated। कोई रास्ता नहीं था जिससे ये PRI को हरा दिया जाए। ठीक है। Even if people were against it, लोग उसके अगेंस्ट थे पर फिर भी उसको हरा नहीं पाते थे। क्यों नहीं हरा पाते थे? Because this party used all dirty tricks। लोगों को फोर्स किया करती थी कि वो उसी को ही वोट करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता था, वो हमेशा जीत जाया करता था। अब इसमें देखो लास्ट में कंक्लूजन दिया होता है, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर्स हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ये एक एनालाइज है कि जब भी रूलिंग पार्टी जो होती है वो हमेशा अगले साल जो है वो हार जाया करती है, क्योंकि लोगों को उसकी बुराइयां भी नजर आने लग जाती हैं। पर ऐसे जैसे मैक्सिको हो गया या चाइना हो गया, यहाँ तो हारने का मतलब ही नहीं है। जो रूल कर रहा है जैसा भी है, चाहे वो बुराई है, पर वो हट नहीं सकता था ना। क्यों नहीं हट सकता था? क्योंकि दीज पीपल यूज टू यूज ऑल डर्टी ट्रिक्स, और इन डर्टी ट्रिक्स की वजह से क्या होता था कि ये हमेशा रूल किया करते थे इकोनॉमी में। इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट 1 person 1 vote and 1 value।